हाय, दिस इज़ सी विकास साहनी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा जो रिस्पॉन्स मेरी लास्ट वीडियो पे मिला, रिएक्शन वीडियो पे। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लोगों को इतना पसंद आएगा। बट और उस रिएक्शन में मैंने फिर मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, सारे सब कमेंट्स के रिप्लाई करे। और मोस्टली कमेंट्स जो मैंने देखे मेरे को देखने को मिला, लोग मेरी जर्नी के बारे में बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि मैंने कैसे इस चीज़ को अचीव करा। उस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दे इसके रिगार्डिंग कि पूरी मेरी जर्नी कैसी रही। तो चलते हैं इस जर्नी पर। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। यहाँ रहता है सीए विकास साहनी। सीए विकास साहनी बनने से पहले वो बंदा था विकास साहनी, जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो जन्म से दिल्ली में रहा है और उसकी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। तो बात कर लेते हैं मेरे कहानी के मेन किरदारों के बारे में, जिन्होंने मेरे साथ मेरी जर्नी में शुरुआत से लेकर अंत तक थे। मेरी फैमिली, जिसमें मेरे आते हैं पेरेंट्स और मेरी सिस्टर्स और फ्रेंड्स। उन लोग साथ ही मैंने मैं अपने लोएस्ट पॉइंट भी देखे हैं, और अब मैं हाईएस्ट हूँ तो अपने रिजल्ट्स में देखा ही होगा कि किस तरह से उन लोगों का रिएक्शन था। आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पर पढ़ा करता था। इंटर तक की पढ़ाई मैंने यहीं पर करी है। ये स्पेस था जहाँ पर मैं बैठा करता था हमेशा, यहीं पे पढ़ाई करती थी। और अभी एक जैसे यही एक रूम है इस पूरे घर में, और यहीं पे लोग और भी लोग रहा करते थे। साइड में मैं कोना पकड़ लेता था, यहाँ पर मेरे को पढ़ना होता था। बाकी टीवी भी यहीं चले करती थी। ये टीवी तो चेंज अभी हुई है, इससे पहले छोटी सी टीवी थी यहाँ पर। मेरे घर के जस्ट बाहर अगर आप देखोगे ना, ये जो एरिया है, ये वाला, ये बारात घर है। सो इसमें हमेशा नवंबर के टाइम तो बहुत इशू होता था कि सब शादी का सीज़न होता है, तो सब जने उस टाइम डीजे की आवाज़ आ रहा होता था, तो पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। इंटर तक मैंने यहाँ पर मैनेज कर लिया था किसी तरह, मगर वो चीज़ें आगे फॉलोअप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जैसे कि बड़े लोग तो अब मैनेज कर पाते हैं, मगर जैसे कि दीदी के बच्चे भी यहाँ पर रहा करते थे, तो उनको तो कंट्रोल करना, तो आप जानते हो बच्चों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। तो वो लोग भी यहीं रहेंगे, उसी जगह स्पेस में रहेंगे, वो खेलेंगे कूदेंगे। ऑब्वियसली बच्चे हैं तो खेलना तो कूदना तो उनको बनता ही है। तो वो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो पा रही थी फाइनल के टाइम पे। मेरे चाचा हैं फिर रिलेटिव में, तो उन्होंने अपने घर का एक रूम सेपरेट मेरे लिए अलग कर दिया कि तू यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। देखो, अगर इस जर्नी में मैं कहूँ तो सिर्फ मेरा कोई वो नहीं है। मेरे को अगर मैं कहूँ, सिर्फ इस सीए बनने के पीछे बहुत सारे लोगों का डिफरेंट टाइप की हेल्प है। सबका जो जिस तरह से हो सकता था वो लोग कर रहे थे। कुछ लोग फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, कुछ लोग अपने जैसे मैंने बताया चाचा का अकोमोडेशन, मेरे को वो जगह सेपरेटली दे दी थी वहाँ पर पढ़ने के लिए। अभी हम वहाँ पर जाएंगे भी, कि जहाँ पर जो मैं दिखाऊंगा कि मेरा टेबल कहाँ पर था, मैं कैसे पढ़ा करता था। मगर वही है कि सारी चीज़ें सॉल्यूशन मेरे को किसी न किसी तरह मिल गया। और वो होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें, जब वो एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है, जब हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में मिल जाती है। तो इसी तरह समझ लो कि मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ इन लाइन में आई, सो दैट कि मैं सीए बन सकूँ। ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरे बारे में कि मैं कहाँ से हूँ, कैसे बिलोंग करता हूँ। अब चलते हैं सीधा सीए की जर्नी में। मैं सीए में इंटर कैसे हुआ, मैं सीए की तरफ कैसे आया। बचपन से मेरे को वैसे तो साइंस में इंटरेस्ट था। मेरे को बेसिकली मशीन्स में बहुत इंटरेस्ट आता था, मशीन्स बनाना, ये चीज़ें। तो मेरा मन भी था कि मैं काइंड ऑफ इंजीनियरिंग करूँगा मशीन से रिलेटेड। मगर कह सकते हैं 10th में मेरे साइंस में उतने मार्क्स नहीं थे, सो दैट कि मेरे को साइंस मिल पाए। तो मेरे को गलती से कॉमर्स लेनी पड़ी। मगर वो कहते हैं ना कि पहले शुरुआत मजबूरी में की थी, मगर अब मज़ा आने लगा है। तो उसी तरह वो चीज़ मेरे साथ हुई कि कॉमर्स मेरे को लेना पड़ा। कॉमर्स विद मैथ मैंने ली। इसमें तो स्टार्टिंग में तो मेरे को जैसे शुरू से ही मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने कॉमर्स ले ली। अब मेरे को अकाउंट जब पढ़ने लगा तो मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि यार ये तो सही चीज़ है यार, क्या नंबर्स के साथ खेलना होता है, ये है वो है, बैलेंस शीट्स मैच होती है। इस तरह से धीरे धीरे मेरा 11th-12th निकल गया। मगर मेरे को कभी भी मेरे मन में ऐसा नहीं था कि सीए कर सके, क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा कोई गाइडेंस वाली चीज़ नहीं थी कि मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा पढ़ाई में कराओ। मेरे पेरेंट्स ने तो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं हैं। बाकी जो लोग हैं वो भी कुछ इस तरह से नहीं है जो कि मेरे को गाइड कर पाएँ कि भाई आपको ये करना चाहिए करके। मगर 12th तक था, 12th ख़त्म होने लगी। मैं वो वाला बंदा हूँ, गो विद द फ्लो वाला पर्सन, कि भाई मैं प्लान नहीं कर पाता आगे आने वाले कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। जो चीज़ें मेरे सामने आती जाती हैं मैं उसको टैकल करते रहता हूँ और उस तरह से पहुँचता हूँ। तो इसी तरह हुआ कि 12th का पेपर था, 12th के पेपर चल रहे थे मेरे, और आखिरी पेपर था 31 मार्च 2016 को। और मेरे को उससे 2 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड का कॉल आता है। उसने मेरे से बोला कि विकास तुम सीए क्यों नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हें अकाउंट्स में इतना इंटरेस्ट है तो तब मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि मैं सीए कर सकता हूँ करके। और वो चीज़ और फाइनेंशियली भी उतना मैं फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं था। तो मेरे को जब 29 मार्च 2016 को मुझे पता चलता है कि मैं सीए कर सकता हूँ, 30 मार्च को मैंने अपने पापा से बात करी कि पापा मुझे सीए करना है करके। तो पापा ने छूटते ही बोला कि हाँ तू करेगा। उनको पता भी नहीं था कि क्या होता है, मगर इसके पीछे स्टोरी है कि उन्होंने हाँ क्यों बोला। जब वो फर्स्ट टाइम दिल्ली आए थे
मतलब वो अपनी बहुत छोटी एज में आ गए थे। उस टाइम के लोग को मतलब कमाने के लिए बहुत जल्दी निकलना पड़ता था, तो बहुत छोटी एज में आ गए थे यहाँ पर। मगर जहाँ वो काम कर रहे थे ना, तो वो एज अ सर्वेंट काम करते थे उनके यहाँ पे। तो जो बंदा था जिसके यहाँ वो काम करते थे, वो बंदा सीए था। तो उनको इस तरह से पता था कि सीए ऐसा बंदा होता है और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है। तो इसलिए उनको मतलब जैसे उन्होंने सोचा कि मेरा लड़का सीए करना चाहता है, तो उन्होंने छूटते बोल दिया कि तू सीए कर। ऑल तो उनके लिए बहुत मतलब आसान काम नहीं होगा ये चीज़ बोलना कि तू सीए कर, क्योंकि जब आपका ये एक आपको मतलब ऑलरेडी आप फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल कर रहे हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। उस टाइम उन्होंने जब मेरे को बोला ये चीज़ कि भाई कि तो हाँ, तू सीए कर सकता है, तो उनके लिए वो करेज का भी चीज़ें होती है मतलब। और मैं तो ये कहता हूँ कि यार मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए किया, मैं कितना भी उनके लिए कुछ कर दूंगा, कभी भी वो पे बैक नहीं हो सकता। तो ये था कि उन्होंने छुट्टी बोला, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। वो कहते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बोलते, वो बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है। तो मगर दिक्कत ये थी, अब मेरे पास टाइम उस जो मेरा अटैम्प्ट पढ़ने वाला था सीपीटी का, उस टाइम सीपीटी हुआ करती थी, तो उसका अटैम्प्ट के लिए लास्ट डेट एग्ज़ाम फॉर्म भरने की थी 31 मार्च 2016, और मेरा 31 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर था। तो मेरे को 30 तारीख को ही किसी तरह वो एग्ज़ाम फॉर्म भरना था। एग्ज़ाम फॉर्म कह लो या रजिस्ट्रेशन कर लो, सीपीटी का रजिस्ट्रेशन। तो मैंने क्या करा, 30 तारीख को, उस टाइम ऐसा होता था कि अभी तो ऑनलाइन इतना ईजी है कि आपने आज भरा, अभी आपका वो चीज़ अब वो पहुंच जाती है उनके पोर्टल तक। मगर हमें अगर उस टाइम अगर ऐसा ऑनलाइन करते थे तो बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज़ की वजह से एक कॉमन होता ही था कि 1-2 दिन चीज़ें डिले हो जाए। और अगर मैं उस टाइम अगर 30 तारीख को ऑनलाइन करता तो वो डिले होता और फिर मेरा मतलब हो सकता था कि अटैम्प्ट जो मैं जून 2016 में देने जाने वाला था, वो मेरे को फिर दिसंबर में देना पड़ता, मैं 6 महीने डिले हो सकता था। तो फिर मुझे वहाँ पर डिसीजन लेना था। तो मैंने 30 तारीख को ही मैं वहाँ पर गया विश्वास नगर, ऑफलाइन जाके फाइल करवाया, मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा था। मैं और मम्मी के साथ गया, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाया। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगले दिन मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है और मैं 30 तारीख को विश्वास नगर में बैठा होता अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। तो इस तरह से फाउंडेशन सीपीटी में आ गया। अब सीपीटी में क्या था कि मतलब मुझे ऐसा लगा, फिर मैं सीपीटी 31 मार्च को मैं 12th की क्लासेस ख़त्म हुई और मैं सीधा उसके बाद सीपीटी की क्लासेस में ज्वाइन कर लिया। मेरा अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी। जिनसे मैंने 11th-12th पढ़ा था, उन्हीं के यहाँ पर मैंने सीपीटी के लिए भी फिर वहीं से पढ़ने स्टार्ट कर दिया मैंने। फिर क्या होता है कि 3 महीने की मतलब उस टाइम ऐसा था कि 3 महीने का टाइम था मेरे को, मतलब अप्रैल में, जून में मेरा पेपर था 20 तारीख के आसपास। तो ऑलमोस्ट मतलब मैंने क्लासेस के साथ में ही मतलब पढ़ा और उसको फोकस के साथ करा। मेरे को ऐसा लगता है सीपीटी और इंटर का फर्स्ट ग्रुप तो मेरे को पता ही नहीं लगा मैंने किस तरह क्लियर करा। वो सिंपली सिर्फ क्लास के साथ फोकस के साथ करता था और सीधा रिजल्ट मतलब पास हो जाता था। तो मेरा सीपीटी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकला 16 में। फिर उसमें कंपलसरी होता था कि 9 मंथ्स के गैप के बाद ही आप इंटर दे सकते हो। तो मेरा का उस टाइम इंटरमीडिएट आईपीसीसी होता था। आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप मैंने अगले साल मई 17 में दिया। और वो भी मतलब मैंने कंफर्टेबली मैंने कोचिंग के साथ, मतलब ऐसा था कि मतलब मेरे साथ ऐसा होता था, मैं क्लास को बहुत फोकस के साथ करता था, क्लास को इतना फोकस के साथ करता था। और फिर उसमें मतलब मेरे को उतनी मेहनत नहीं डालनी पड़ती थी कि रिवाइज करने के लिए, और वो चीज़ मतलब मैं कंफर्टेबली कर पाता था। तो क्लास के साथ में मैंने जैसे मेरी क्लासेस खत्म हुई थी मई 17 अटैम्प्ट के लिए, मेरी क्लासेस अराउंड फेब के बाद खत्म हुई थी। तो मेरे पास 2 महीने का टाइम था, उतने में मैंने सारी क्लास मतलब जो भी चीज़ें कवर अप करनी थी वो करी। उसके बाद मतलब मैंने मई 17 में एग्जाम दिया, वो भी एक बार में ही मेरा क्लियर हो गया था लकीली, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता था कि 3 सब्जेक्ट थे मेरे वहाँ पे प्रैक्टिकल और 1 था थ्योरी। तो थ्योरी तो मेरी शुरुआत से ही वीकनेस रही थी, मेरे से वो रटने वाली चीज़ें नहीं हो पाती थी कि भाई कि ये एक साथ ही सब कुछ मैं रट लूँ। तो उसके लिए फिर मैंने क्या करा, समहाउ मतलब मैं मेरा फर्स्ट ग्रुप तो बहुत वैसे निकल गया। लॉ में मेरे 40 थे। मेरे साथ ये था कि अगर मेरे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दोगे, 8 पेपर देते तो मैं 8 के 8 एक साथ कर सकता था, मगर मैं उसमें अगर एक सब्जेक्ट में थ्योरी होगी तो मेरे लिए वो बहुत दिक्कत वाली बात होती थी। तो इस तरह से बड़ी मतलब, तो ये इंटर तक तो सही चल गया, क्योंकि इंटर के फर्स्ट ग्रुप में तो 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल थे और 1 थ्योरी थी, तो वहाँ पर मैनेज हो गया। मगर जैसे ही सेकंड ग्रुप आया, सेकंड ग्रुप में 1 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल था और 2 सब्जेक्ट थ्योरी थी, ऑडिट और EISSM। तो मैं जैसे अब तक तो मैं इजीली पास होते जा रहा था कि मतलब मैं जो क्लासेस लेता था और पेपर देने चले जाता था और मैं पास हो जाता था। मतलब मेरे लिए वो बहुत मतलब कैसे कह रहे हो ईजी नहीं, मतलब मेरे लिए वो मेरे से सूट करता था, मेरे स्टडी स्टाइल को, कि मैं क्लासेस को देख के उसमें सीधा पेपर में एग्जीक्यूट करने जाता हूँ। मगर थ्योरी के लिए क्या होता है, मल्टीपल रिविजन्स का नीड होती है, आप बैक टू बैक रिवाइज करो सो दैट उसको पॉइंट वाइज वहाँ पर आंसर दे सको। तो वो चीज़ हमेशा मेरे लिए दिक्कत होती थी। तो इससे क्या हुआ, फिर मैंने अब मई 17 में मेरा वो निकल गया। नवंबर के लिए भी मैं उसी फ्लो में था कि मैं क्लासेस लूँगा और देके चले जाऊँगा पेपर देने। तो क्या हुआ कि क्लासेस ली और 3 जो मतलब मई से लेकर नवंबर के बीच में जितना भी टाइम था उसमें सिर्फ मैंने अकाउंट्स पढ़ी। मेरे को मतलब थ्योरी से इतना मेरा मन नहीं करता था कि मैं थ्योरी पढ़ता ही नहीं था।
तो सिर्फ मैंने उस प्रिपरेशन में सिर्फ अकाउंट्स पढ़ी, और सिर्फ अकाउंट्स पढ़ के मेरे मतलब अकाउंट्स में, एडवांस अकाउंट्स में तो मेरे आ गए थे 76 मार्क्स, मगर बाकी दोनों सब्जेक्ट में 36 और 38 आए थे। तो मैंने कहा यार अगर मैं मतलब वो फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ यार मैंने अगर इतना पढ़ा नहीं थ्योरी को तो भी मैं 36 आ रहे हैं, तो मैं अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरे को बस 1-2 पेपर देने हैं, थोड़ी बहुत भी अपनी एफर्ट्स को थोड़े से बढ़ा दूंगा थ्योरी में तो मेरे 40 आ जाएंगे। ये मेरी सीए की जर्नी की सबसे पहली गलती थी, जो कि मैंने वो चीज़ लाइटली ली कि अब मैं 2 ही सब्जेक्ट मेरे को पेपर देने हैं। वहाँ पर वो मेरे को नहीं करना चाहिए था, वहाँ पर मेरे को उस फुल फ्लैज उसके साथ जाना चाहिए था कि मतलब ऑल्दो सीए के एग्ज़ाम से इतना आसान काम है नहीं कि अगर वो कि इजीली अगर इतना इजी होता तो सभी लोग पास हो जाते। तो वो चीज़ वहाँ पर मैंने गलती करी कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा कि अगर मैं 38 ऐसे ला सकता हूँ तो मैं दोबारा से थोड़ी बहुत मेहनत के साथ मैं पास कर सकता हूँ। फिर मगर वो चीज़ का रियलाइजेशन आई ने नेक्स्ट अटैम्प्ट में मेरे को दिला दिया। जब मैंने नेक्स्ट अटैम्प्ट दिया तो मेरे दोनों थ्योरी सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स थे 20 और 25। तो फिर मुझे पता लगा कि नहीं ऐसे तो नहीं होने वाला है। एक टाइम ऐसा आया था कि सब कुछ रुक सा गया था ड्यू टू कोविड, ऑल्दो उस टाइम पूरा इंडिया ही रुक गया था। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो फाइनेंशियली कुछ हो नहीं रहा, एजुकेशनली कोई बढ़ नहीं रहे, हम लोग कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऊपर से फैमिली में हेल्थ इश्यूज इतने हो रहे थे कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पापा ओनली अर्नर थे उस टाइम पर कि वही सिर्फ वही कमा रहे थे, और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो तीनों चीज़ों से मतलब हर जगह से मतलब हम दब गए थे। ऑल्दो उस टाइम पे सभी लोग फंसे पड़े थे, मगर वहाँ पर जैसे कि वो बोलते हैं ना दोस्ती के साथ होता है कि आपका बैकबोन होनी चाहिए। तो वहाँ पर हमारे दोस्तों से बहुत हेल्प हुई थी कि मतलब हम लोग पूरे दिन जैसे दोस्त जो भी गली के दोस्त थे सारे साथ रहा करते थे, क्योंकि उस टाइम उनके यहाँ पे कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स चल रही होती है, मेरे यहाँ अलग टाइप की प्रॉब्लम चल रही होती है, और सब साथ में रहकर ये स्पेस देखो जहाँ हम बैठा करते थे। जब हमें लगता था कि भाई कि सब कुछ खत्म हो गया, वहाँ पर आके हम लोग पूरे दिन बिताते थे और हमें बात करते थे। थोड़ा मतलब ऐसा होता था कि दोनों का दुख एक दूसरे को बांट के कम होता है। दिन का टाइम तो ऐसे निकल जाता था। ये वाली गली देखी होगी आपने, ये गली, इसी गली में यहाँ पर डांस कर रहे थे हम लोग रिएक्शन वीडियो में, जो पोर्शन था ना, यहाँ से मेरे को उठा के लेके गए थे गंदे पे सारे दोस्त, तो उस तरह था। बाकी दिन का टाइम तो निकल जाता था दोस्तों के साथ में। रात के टाइम जब कोई नहीं रहता था तब वहाँ पर सब कुछ लगता कि यार क्या चल रहा है लाइफ में। एक पॉइंट में बहुत लगता था कि यार हमारे साथ ही हो रहा है क्या ऐसा। अब उस चीज़ को पीछे जाके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कि कैसे सब कुछ हैंडल करा हम लोगों ने। और इसी जब ये सब चीज़ें चल रही थी, साथ के साथ में मेरे दोस्त जो थे, मेरे साथ के जो दोस्त थे, वो लोग उन लोगों ने अपनी क्या कहते हैं उसको, जो ITOC की ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट कर ली थी, और मैं वहाँ पर पीछे रह गया था क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता था कि 7500 रुपये के आसपास मतलब दोनों चीज़ की फीस थी, मतलब 7500 करके 15,000 रुपये की अरेंजमेंट चाहिए थी। और उस टाइम मैं देख रहा था कि मेरी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, इवन खाने के लिए चीज़ें दिक्कत हो रही है, तो मैं उस टाइम उनसे कैसे बोल सकता था कि भाई मेरे को 15,000 रुपये चाहिए, मेरे को अपनी ट्रेनिंग चेक करवानी है। तो मैंने उस टाइम उस चीज़ को पोस्टपोन करा, और वो चीज़ इतनी पोस्टपोन हुई। फिर मैं सोचता था कि जब तक मेरे सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं होता तब तक मैं ये सब नहीं करूँगा, और फिर आराम से सेकंड ग्रुप क्लियर करके वो मैं दे दूँगा। मगर सिचुएशंस और वर्स्ट होते चली गई। फिर एक पॉइंट ऐसा आया था कि मेरे को फिर जॉब भी करनी पड़ी थी कुछ पीरियड के लिए, कि ताकि घर के फाइनेंशियली उस चीज़ को स्टेबल करा जा सके। तो इस तरह हुआ। मगर फिर एक दिन ऐसी मतलब इसी पीरियड में जब मैं कर रहा था, सिचुएशंस बहुत वर्स्ट हो रही थी, तो एक दिन मैं क्या करता, मैं फ़ोन चला रहा था और पापा एक दिन आते मेरे घर में, मतलब मैं लेटा हुआ था बेड पे और मैं फ़ोन चला रहा था। पापा आए, पापा आके पता नहीं क्या रीज़न था, वो आके मेरे को रोने लग गए मेरे सामने कि यार कि तू क्या कर रहा है, मतलब मेरे को मतलब, और जो बंदा तुम सबसे अपनी लाइफ में सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को देखते हो कि भाई इससे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, तो वो बंदा तुम्हारे सामने जब आके रोता है, तो वो सिचुएशन आपके किसी भी पर्सन के लिए बहुत बुरी दिन होता है। समझ लो कि वो मेरे लिए मतलब कि बहुत बुरा दिन लगा, तो मुझे उस दिन बहुत बुरा फील हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो उस दिन मैंने फिर ठान ली कि भाई अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो वहाँ पर फिर वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। और भी मतलब जैसे मैं देखता था कि उस दिन पापा रोए, फिर जब मैं गली में जाता था तो गली के लोग जो लोग देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि भाई, क्योंकि मेरा ऐसा था कि फैमिली में मतलब पापा काम कर रहे थे। पापा तो कि मतलब ऐसा क्या रिक्शा चलाते थे, और मम्मी उसमें काम करती थी एक्सपोर्ट कंपनी में एज अ स्टिचिंग का, वो जो उसका सिलाई क्या कहते हैं उसको, मतलब कुछ तो पीस से रिलेटेड कुछ काम करती थी। तो लोगों ने क्या बोला गली में कि लोगों को कहना था कि मम्मी एक्सपोर्ट कंपनी में काम कर रही है और बेटे को सीए बनना है, इस तरह बोला था। तो ये चीज़ें मेरे को जब पता लगती थी तो मतलब बहुत बुरा लगता था इस चीज़ों को लेकर। तो फिर मैंने उस दिन के बाद से बहुत फोकस के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ऑडिट थ्योरी मतलब बेसिकली वहाँ पर मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मैं थ्योरी को लाइटली ले रहा हूँ, ऊपर से उसको रिवाइज़ नहीं कर रहा हूँ। तो जिस टाइम मैं पास हुआ था ना,
उस बार मैंने इतना पढ़ लिया था थ्योरी को कि मतलब मेरे को एक एक चीज़ें याद हो गई थी कि भाई कि ये चीज़ यहाँ पर लिखी है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। सपोज़ कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये वर्ड वहाँ पर लिखा होगा, मैंने यहाँ पर उस चीज़ को लिखा होगा। तो मतलब उस लेवल की प्रिपरेशन करी कि फिर मतलब जब मेरे को वैसे तो हर बार होता था कि पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर जब जिस बार मेरे को पास होना था तो मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि मतलब मैं इससे ज़्यादा दे नहीं सकता अपना एफर्ट, और इस बार तो पास होना ही चाहिए। फिर और मैंने फिर मतलब ऑल्दो मैं बहुत डिले करते चले जा रहा था आर्टिकलशिप को, तो क्योंकि मेरा जितना आर्टिकलशिप डिले होगा उतना मेरा फाइनल का टाइम डिले होगा। तो फिर मेरे को एक पॉइंट पे डिसीजन भी लेना था कि मेरे को आर्टिकलशिप भी कंप्लीट हो। तो समहाउ किसी तरह ITOC के जो पैसे जो मैं बता रहा था 15,000 की अरेंजमेंट, वो मम्मी ने किसी तरह से किसी से अरेंज करके मेरे को दिए। तो ITOC मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। एक तरफ मेरी ITOC ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, दूसरी तरफ मैं इंटर का सेकंड ग्रुप का एग्ज़ाम देने लग गया था फुल फोकस के साथ। जो मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैंने ऑडिट को थोड़ा फोकस के साथ पढ़ाई करी थी। फिर उसके बाद मेरा मतलब जैसे कि मैंने ऑल्दो मैं बहुत टाइम से आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर रहा था, इस वजह से क्या था कि मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर ना हो, मगर एट द एंड मैंने वही करा। मैं एग्ज़ाम के साथ ही मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली। मगर भगवान का वो कह सकते हो या फिर मतलब खुद की उस टाइम मैंने मेहनत भी ऐसे करी थी, तो मुझे पता था कि अब मेरे को दोबारा पढ़ना नहीं पड़े इंटर का। तो लकीली जिस टाइम मैंने आर्टिकलशिप जैसी ज्वाइन करी उसी बार मतलब मैंने 2 मार्च को आर्टिकलशिप ज्वाइन करी और 26 मार्च को मेरा इंटर का रिजल्ट आया और उस बार मैं पास हो गया था। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं मतलब वो जो थ्योरी वाली प्रॉब्लम मैं बता रहा था मेरे को इशू है, मगर वो एक्चुअल में मेरे मतलब वो मेरी कमी थी जो मैं नहीं कर पा रहा था उस चीज़ को। वो चीज़ मतलब मैंने जैसे एफर्ट्स मारे तो वो चीज़ क्लियर हो गई। तो अब आ गया मैं आर्टिकलशिप जर्नी में। आर्टिकलशिप जर्नी के साथ क्या था कि इतना तो सबको पता ही है कि आर्टिकलशिप में कितने पैसे मिलते हैं, गिनती की चीज़ें पैसे होते हैं। और मेरे उस टाइम तक ऐसा था कि फाइनेंशियली भी बहुत मैं स्ट्रगल कर रहा था, मतलब फैमिली भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी। तो वो जो आर्टिकलशिप के पैसे होते हैं यूजुअली तो लोग अपने खर्चे के लिए निकालते हैं, मगर मेरे केस में वो होता ऐसा था कि उसको मुझे उस पर घर भी मेरे साथ अलग सिचुएशन थी थोड़ी सी कि मतलब मेरे मतलब वो पैसे मेरे को थोड़ा घर पे भी देना पड़ता था। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ आती थी। फिर मैंने जैसे तैसे करके कहो कि 1-1.5 साल तो मैंने ऐसे करके चला लिया था कि उस आर्टिकलशिप्स के पैसे से मेरे साथ मतलब जब ये आर्टिकलशिप चल रहा था मतलब 2021 से स्टार्ट हुआ, तो इस ड्यूरेशन में मेरे को क्या करना था, घर के खर्चे भी चलाने होते थे, अपने खर्चे भी निकालने होते थे, और क्लासेस जो थी वो क्लासेस भी मैनेज करनी होती थी साथ में, क्योंकि क्लासेस के लिए भी फीस में मतलब लास्ट टाइम जब मैंने घर से पैसे लिए थे ना अपने CA के कोर्स में, वो मैंने लिए थे लगा लो वही वाली जो मैंने आपको बताया 15,000 रुपये की मेरे को ITOC करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली उसके बाद मैंने अपने घर से बिल्कुल पैसे नहीं लिए, किसी भी तरह मैं खुद से मैनेज करता था कि क्लासेस को भी अरेंज करता था। फिर एक पॉइंट ऐसा आया ना, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार घर पे कोई कमा नहीं रहा है और जितने से मैं कमा रहा हूँ उससे कुछ हो नहीं पाएगा। तो इवन एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मेरे को आर्टिकलशिप ड्रॉप करना पड़ता, वो भी मैं करता। मैं आर्टिकलशिप ड्रॉप करने की भी सोचती थी कि मैं आर्टिकलशिप ड्रॉप करके मैं जॉब करूँगा कुछ टाइम, सो दैट कि मैं उस टाइम मतलब घर को फाइनेंस कर पाऊँ उतने पैसों से। तो वहाँ पर मेरे को मतलब वो डिसीज़न लेना था, मगर समहाउ किसी तरह दूसरे तरीके निकल गए कि मैं आर्टिकलशिप के साथ में कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर पा रहा था, जिसकी वजह से फिर मैंने मैनेज कर लिया। ऑल्दो यूजुअली क्या होता है लोगों के साथ ना, मतलब और आर्टिकलशिप पीरियड में मेरे साथ क्या क्या हो रहा था कि मतलब ये जैसे कि मैंने बताया फाइनेंशियली इशू होते थे, तो क्लासेस लेने में बड़े इशू होते थे। तो कुछ क्लासेस तो मैंने खुद से खरीदी थी, मतलब अपने फीस से, कुछ अरेंज नहीं हो पाई थी। तो मगर जैसे आर्टिकलशिप में मेरे फ्रेंड्स अच्छे थे, तो उसी में से एक फ्रेंड ने SFM की मतलब मेरे फ्रेंड ने SFM की क्लास ले रखी थी। तो वो चाहता था कि मतलब उसको एक ऐसा पर्सन मिले जो कि उसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखता हो, चीज़ों को लेके समझने में मज़ा आए, तो मतलब हमारी पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो उसके लिए ये था कि एक साथ का बंदा मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और मेरे लिए ऐसा था कि मैं वो फीस अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो क्लासेस मिल जाएंगी। तो मैं क्या करता था, मेरा एक पॉइंट पे ऐसा रूटीन हो गया था, मैं मॉर्निंग में उठता था, आर्टिकलशिप के लिए जाता था, आर्टिकलशिप से आके मतलब घर नहीं जाता था, आर्टिकलशिप से सीधा उसके घर जाता था, उसके घर पे रात तक क्लासेस देखता था जब तक देख सकते थे, फिर सो जाता था। फिर मॉर्निंग में उठता था, वहाँ से मैं अपने घर आता था, रेडी होकर अगले दिन दोबारा आर्टिकलशिप में जा रहा था। तो ये इस टाइप को मतलब ही स्ट्रगल्स मैंने फेस करे हैं। स्ट्रगल क्या कहोगे, मतलब कि मतलब मैंने एफर्ट्स किए हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो वो उस तरह से तो मैंने SFM पूरी कंप्लीट करी, और वो SFM वो अराउंड 170 लेक्चर्स, उसमें मतलब 200 घंटे के लेक्चर्स मैंने इस तरह से मैनेज करे थे। बाकी कुछ क्लासेस मैंने खुद से अरेंज कर ली थी आर्टिकलशिप की फीस से, और फिर मैंने जो बताया कि एक थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम मेरे को हो गई थी खुद की, मैं कुछ लोगों की रिटर्न फाइल करने लग गया था उस तरह से। तो अरेंजमेंट तो हो गई थी। बात आती है यहाँ पर कि फाइनल की प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम लीव्स पे जाना। यूजुअली लोगों के लिए क्या होता है कि आपका मेन
फोकस मेन टास्क होता है कि आपकी मतलब आपकी फर्म कितना सपोर्ट करती है, आपको कितने टाइम के लिए छुट्टी देती है। तो ऑल्दो मेरे पास ऑप्शन था मैं कि 4 मंथ्स की लीव्स पे जा सकता हूँ, मगर मेरे साथ ये भी था कि मैं जब 4 मंथ्स की लीव पे जाऊँगा तो मुझे ये भी देखना होगा कि जब मैं 4 महीने बैठा रहूँगा तो मेरे घर पे खाना कैसे आने वाला है। तो वो चीज़ को भी मेरे को उसके साथ देखना पड़ता था। तो ये मतलब जैसे था कि तो मेरे को ये सारे बहुत सारी कैलकुलेशंस करके मेरे को डिसाइड करना पड़ता था कि मैं कितने दिन की छुट्टी लेने वाला हूँ। तो एट द एंड ये सिचुएशन हुआ कि मतलब मैं फाइनल क्या बोथ ग्रुप के लिए जाने वाला हूँ और मेरे पास सिर्फ 3 महीने की छुट्टी होंगी। और जो क्लासेस जो मैंने ले रखी थी उस टाइम तक क्लासेस मैंने सिर्फ एक ग्रुप की ली थी। तो जब मैं May 24 अटैम्प्ट के लिए मैं प्रिपेयर करने वाला था तो उस टाइम मेरे पास मेरी फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट हुई थी, सेकंड ग्रुप का DT IDT बस मैंने खरीद रखा था मगर देखी नहीं थी। 20% के अराउंड देख रखी थी, वो भी DT को। तो अब मेरे पास सिचुएशन क्या है, मैं फैब की स्टार्टिंग में खड़ा हूँ, मेरे पास पढ़ने के लिए स्पेस नहीं है। मतलब मैं सपोज़ मैं चाहता भी हूँ कि घर पे बैठ के मैं पढूँ, वो सिचुएशन नहीं हो रही। तो अब सिचुएशन को कैसे हैंडल करा, ये भी एक था वहाँ पर। मतलब मेरे को चाचा से कुछ हेल्प मिली थी। ये चाचा के घर का सेकंड फ्लोर है। इसमें जैसे ये अलग रूम उस टाइम वो लोग रहते थे, मतलब उस टाइम मेरे लिए खाली कर दिया था कि इस रूम में कोई आएगा नहीं, तू रह सकता है यहाँ पे। तो मैंने क्या करा था कि पूरा ये वाला टेबल, यहाँ पर एक टेबल था, यहाँ से इतनी बड़ी टेबल थी, इधर चेयर रखा करता था, यहीं पढ़ता था। और ये पूरे दीवार पे मैंने पोस्टर्स लगा रखे थे। पोस्टर्स क्या मतलब जो कि समरी चार्ट्स कह सकते हैं। और यहाँ पर एक मेरी एक स्लिप थी जिसमें मैंने लिख रखा था सारे मेरे जो भी दोस्त ये बन चुके थे उनके नाम लिखे थे। एक दिन होप करके कि उस दिन मैं अपना भी अपना नाम लिखूंगा, वो आपको शीट भी दिखाऊंगा, मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके। बाकी मेरी सारी बुक्स यहाँ पर थी, अभी तो मैंने बांट दी है सारी, अदरवाइज ये पूरा ये और ये पूरा भरा हुआ था। ये जैसे IBS की है जो मेरे को इतनी मेहनत करके मैं लेके गया था IBS के पेपर में। ऑल तो इससे ज़्यादा कुछ आया नहीं था मगर फिर भी 62 आ गई, काफ़ी है। और ये पूरा एरिया भरा हुआ था। अभी तो मैंने सारी स्टडी मैंने दोस्तों को दे दी है, जिन लोगों को मतलब कि कुछ लोगों को 3 नीट तो उन्होंने मांगा था। स्पेस पूरा जो कि मैंने यूज़ करता था, पूरा दिन मेरा इसी में बीत जाता था। मैं यहीं पे पढ़ता था और नींद आई तो यहाँ सो गया, फिर उठ के यहीं पढ़ने बैठ गया। तो मतलब पूरे दिन ऐसी पढ़ाई लिखाई चलता रहता था। 3-4 महीने तो लगभग 3-4 महीने मेरे को बस मेरे में पढ़ना था। बेनिफिट सबसे बढ़िया ये आता है यहाँ पे, मतलब मेरे को ब्रेकफास्ट यहीं से हो जाता था। लंच टाइम में एक बार मैं अपने घर चले जाता था, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे मेरा घर है, तो मैं घर पे आके खाना खा के फिर ऑफिस आ जाता था। तो ये चीज़ बहुत बेनिफिट हुई कि डिफरेंट टाइप की मतलब हर चीज़ का मेरे प्रॉब्लम्स तो आते थे मगर भगवान उसको सॉल्यूशन भी दे देते थे कि किस तरह से सब फिगर आउट कर सकते हैं। तो ये था कि ये वाला रूम मेरे लिए मिल गया था। तो मैं जितना मतलब फिर मैं इसमें ऐसा कह रहा हूँ कि मैं पूरे दिन यहाँ पे पढ़ाई करता था उस 2-3 महीने की प्रिपरेशन में। फिर क्या होता है कि स्पेस तो मुझे मिल गया मगर वो एक प्रॉब्लम क्या थी, मेरे को क्लासेस ख़त्म करनी है। और मतलब मेरे लिए टास्क क्या है, देखो 3 महीने में मेरे को फाइनल के DT IDT दोनों ख़त्म करना है, फर्स्ट ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है और बोथ ग्रुप के पेपर देने हैं। तो और इसमें ये भी था कि मतलब जो May 24 अटैम्प्ट था वो बहुत लोग मतलब मोस्टली सबको लगता था कि इलेक्शन वाला ईयर है तो एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन होने ही होने हैं। तो मैं भी उसी होप से उसी से प्रिपरेशन कर रहा था मार्च तक कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे और मेरे पास मतलब 3 महीने की जगह 4 महीने की प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा। तो और जब नोटिफिकेशन आई मार्च में 19 मार्च को एक नोटिफिकेशन आती है कि कोई एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं हो रहे, बस कुछ डेट्स रीशफल होने वाले हैं। तो उसमें ऑडिट का पेपर को शिफ्ट कर दिया था 2 दिन आगे और IDT के पेपर को 2 दिन आगे शिफ्ट कर दिया था, बाकी सारे पेपर सेम रहे थे। तो मतलब मेरे लिए जो मैं सोच के चल रहा था कि मेरे को एक एक्स्ट्रा मंथ मिलने वाला है, वो मंथ मेरे से वो हमें नहीं मिला। तो वहाँ पर फिर कई लोगों ने ये डिसीजन करा कि भाई मैं एक ग्रुप ड्रॉप कर देता हूँ। वहाँ पर मैंने एक अलग डिसीजन लिया जो कि मैंने कि मतलब चलो कोई नहीं, जो भी होगा बोथ ग्रुप देना है, क्योंकि एवरी अटैम्प्ट बहुत कॉस्ट कर रहा है और यहाँ पर बहुत लोग वैसे भी वहाँ पर अटैम्प्ट ड्रॉप करने वाले थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ड्रॉप करना सही डिसीजन नहीं होगा। वहाँ पर मैंने अपने एफर्ट्स को डबल कर दिया। तो फिर वहाँ पर तो मतलब ऐसा लगा लो कि मैं जब मेरे को मार्च में पता लगा ना, उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मतलब उससे पहले मैं जिम भी जाया करता था, जिम भी मैंने स्टॉप कर दी कि भाई अब यही चांस है विकास कि तू कर सकता है। तो फिर मेरे पास अब मैं मार्च में हूँ, मार्च की आधी टाइम निकल चुका है, मेरी क्लासेस ख़त्म नहीं हुई है। अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई में एग्ज़ाम है मेरे, 2 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो सिचुएशन तो ऐसी आ गई थी। फिर मैंने क्या करा कि फटाफट मैक्सिमम जितनी भी स्ट्रेच कर सकता था, एक दिन में मैं अराउंड नहीं कुछ तो 25 घंटे की क्लास देख रहा था। मतलब स्टडी आवर्स तो मेरे 12 घंटे के होते थे मगर मैं वो 2x पे देख रहा हूँ, क्लासेस ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा वहाँ पर फिर टास्क था कि किसी तरह मेरी दोनों DT IDT की क्लासेस ख़त्म हो। इस स्पीड से भी ख़त्म करते करते मेरा क्लासेस ख़त्म हुई थी 15 अप्रैल को। अब 15 अप्रैल जब आ जाता है तो 15 दिन है आपके एग्ज़ाम्स के लिए।
और मैंने अभी तक मतलब FR AFM जो फर्स्ट ग्रुप के पेपर एग्जाम्स है जिसकी मैंने क्लासेस बस ली हुई हैं उसको मेरे को रिवाइज़ नहीं करा अब तक मैंने। तो मैं उस सिचुएशन में मेरे को ये भी डिसाइड होता है, और पहली बात अब जैसे जो भी फाइनल के बंदे पेपर देते हैं तो उनको पता होता है कि अराउंड पेपर से 5 दिन पहले से फर्स्ट डे के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए हम लोग 5 दिन ऑलरेडी ब्लॉक करके रखते हैं कि इस दिन हम FR पढ़ेंगे। तो अराउंड मेरे को 10 दिन में मेरे को AFM पूरी पढ़नी थी और ऑडिट पढ़नी थी। और शुरुआत से मैंने बताया कि थ्योरी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो मैंने थ्योरी छू ही नहीं और फिर पेपर आ चुका था कि, और वो कहते हैं ना, फिर मैंने AFM किसी तरह AFM FR मैनेज करा 15 दिन में। 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मैंने फर्स्ट ग्रुप पूरा रिवाइज़ करा। और DT IDT तो जो मैंने रिसेंटली ख़त्म कराया 15 अप्रैल को, उसको मैंने रिवाइज़ ही नहीं करा, मगर मेरे को पता था कि मैं रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगा, तो मैं उसकी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से कर रहा था। मतलब मैं क्लास ही देख रहा था इस वे से कि मैं भाई ये आखिरी बार देख रहा हूँ, इसके बाद मेरे को सीधा पेपर में अटेम्प्ट करना होगा। तो वो मेरे लिए बेनिफिट वाला चीज़ रही कि मैंने क्लासेज इतनी क्लोज, एग्ज़ाम की इतने क्लोज में ख़त्म करी कि मेरा मतलब सिर्फ अटेम्प्ट ही आ गया था, मेरे को रिवाइज़ करने के लिए उसको ज़्यादा रिकॉल नहीं करना पड़ा। और तो फिर क्या होता है कि 10 दिन की प्रिपरेशन में मैंने FR AFM कर ली FR की। मगर जब एक्चुअल सिचुएशन होती है ना, मैंने मतलब बहुत अटैम्प्ट दिए हैं, इंटर में भी मैंने अराउंड 6-7 अटैम्प्ट दिए थे और बहुत रिजल्ट्स मैंने देखे, मगर जो वो इतने एग्ज़ाम्स देने के बाद भी मुझे जो फाइनल के प्रिपरेशन में वो प्रेशर फील हुआ था, वो प्रेशर मैंने मतलब अब तक किसी एग्ज़ाम में फील नहीं करा था। क्योंकि मतलब ऐसा था ना कि ये CA फाइनल के एग्ज़ाम्स होते हैं, और जब सब लोग को पता रहता है कि सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद मैं CA बनने वाला हूँ, तो हर दूसरा बंदा हमसे पूछ रहा होता है। जो लोग जानते भी नहीं वो लोग पूछते हैं कि तेरा तो रिजल्ट आने वाला है, तेरा तो रिजल्ट आने वाला है। इंटर में तो किसी को पता भी नहीं रहता था कि कब रिजल्ट आ रहा है, कब चला जा रहा है। मगर फाइनल के लिए भाई इतने लोगों ने मेरे से पूछा था कि भाई कब इतने तेरे को रिजल्ट आ रहा है, अब तू पास होने वाला है, ऐसे करके। और इतने लोगों को जवाब देना भी भाई बहुत टफ टास्क था। तो अब और मेरे को मतलब जिस दिन मैंने जैसे कि बताया कि मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया था FR, तो जब मैं 2 मई को मेरा पेपर था, और 1 मई को मैं इतना लो फील कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम दे भी नहीं पाऊँगा, इस सिचुएशन में आ गया था। और फिर मुझे ऐसा लगा यार कि ऐसे टाइम पर आपके मतलब वो जो बोलते हैं ना बैकबोन आपके काम करते हैं, तो जैसे मेरे लिए वो बैकबोन मेरे फ्रेंड्स काम करते हैं। तो मैंने सिंपली करा कि यार छोड़ सब कुछ, चल मतलब ऑल्दो फाइनल के पेपर के टाइम पे 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है, वो भी 1 दिन पहले पेपर से। मगर मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर उस टाइम दिमाग में भी कुछ जाना बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था दिमाग जाना, क्योंकि भाई मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं सिंपली बाहर गया 2 घंटे घूम के, 6 बजे निकला, 8 बजे तक आया, 2 बजे तक घूम के मतलब दोस्तों के साथ थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। रात को मैराथन वीडियो देखी और मैं सीधा फिर अगले दिन पेपर देने चला गया। ऑल्दो इवन जब मैं सेंटर में पहुंचा था ना, मेरे कुछ और दोस्तों के सेंटर में वहाँ पर पढ़ा था, तो मैं इतना वो कर था, थोड़ा पैनिक सिचुएशन में था मैं बहुत ज़्यादा। तो वो लोग भी देखिए मेरे को कह रहे थे यार तू इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहा है, कि क्या हो गया, क्योंकि मुझे पता था ना ये चीज़ मेरे लिए कितनी बड़ी है और ये चांस मेरे लिए कितना बड़ा है। क्योंकि हर बार फिर वही चीज़ें देख पाना, वही बुक्स दोबारा से देखना, वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं फिर मैंने पानी पिया वहाँ पर। और एक बार जैसे ही मैं सेंटर में बैठा ना, उसके बाद क्योंकि मुझे ये पता था कि भाई मेन काम जो होता है वो तुम्हारा वहाँ पर 3 घंटे तुम किस तरह से हैंडल करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ पर अपने आप को काम डाउन करना, और किस्मत इतनी अच्छी थी कि मतलब जो मैंने चीज़ें करी थी वो चीज़ें आ गई। मेरा लक भी बहुत अच्छा था। लक क्या कहते हैं इसकी वजह से यार, अगर मैं कहूँ ना तो एग्ज़ाम से लगा लो 2-3 महीने पहले से मम्मी भाई हर दिन अगर मैं पूछूं तो कहीं ना कहीं किसी के यहाँ पूजा में जाती थी, किसी के कीर्तन में जा रहे हैं, किसी के शिव चर्चा में जा रही हैं मम्मी, वहाँ पर गा रही हैं। तो लोग वहाँ पर बोलते थे कि यार तेरी मेहनत, मम्मी बहुत मेहनत कर रही है, तू जरूर बन जाएगा। जिन लोगों को पता भी नहीं है कि CA क्या होता है, वो लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है तू बन जाएगा यार, तेरी मम्मी बहुत मेहनत कर रही है, ऐसा होता है। तो भगवान पे विश्वास हमेशा से मेरे को रहा है। और इस फाइनल के पेपर के बाद तो मुझे ऐसे और बहुत वो विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जो मैं होप नहीं कर रहा था कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा, FR का पेपर इतना अच्छा चला गया कि मैंने कहा यार कि ये तो चांस बन गया भाई पूरा, ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ पर उसके बाद तो मुड़ के देखा नहीं कि भाई कि अब क्या होगा। अब मैं फटाफट, मेरा चांस ये था, मैंने कहा भाई ये चांस बन गया है, अब AFM पे फोकस करते हैं। तो फटाफट मैं उसी दिन गया घर पे, और मैक्स टू मैक्स जितना मैं देख सकता था मतलब ऑल्दो मैं फुल्ली एग्जॉस्ट रहता था, स्टिल मैं क्या कहते हैं मैंने AFM को पूरा पेपर दिया। और किस्मत बहुत ज़्यादा साथ दे रही थी। कहते हैं ना कि वो चीज़ें जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि सारी चीज़ें इन लाइन हो गई थी मेरे लिए, कि एक लाइन में चल रही थी सब कुछ, कि हाँ ये बंदा, इस बंदे को CA बनना है।
तो वो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। तो AFM का पेपर अच्छा चला गया। और जहाँ मैंने बताया कि मैंने नवंबर अटैम्प्ट के बाद से पूरी प्रिपरेशन में ऑडिट छुआ ही नहीं था थ्योरी की वजह से। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किसका हुआ था, सिर्फ ऑडिट का हुआ था, वो भी 2 दिन से। तो वहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया कि ऑडिट के एग्ज़ाम के लिए मेरे को 3 दिन की प्रिपरेशन मिल गई। अदरवाइज़ मतलब बहुत रेयर चांस था कि मैं ऑडिट में पास हो पाता, क्योंकि मैंने ऑडिट की बुक्स देखी ही नहीं थी। तो कहते हैं ना कि ये किस्मत ही है मेरे लिए। तो मैं कहता हूँ मेरा जो रिजल्ट था पूरा किस्मत पे डिपेंडेंट था। किस्मत बहुत अच्छी थी मेरी। ऑल्दो हार्ड वर्क होता है, लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क तो करना ही होता है, तो वो चीज़ है, मगर किस्मत मेरी बहुत साथ दी। तो ऑडिट के पेपर में 3 दिन की छुट्टी मिली। 3 दिन में ही मैंने जो पढ़ा ऑडिट को, और मेरे उसमें 41 मार्क्स हैं, उसमें भी 4 मार्क्स का ग्रेस। तो मतलब कि ऐसे कहते हैं ना कि वो मेरा बनना लिखा था CA बनना, तो वो चीज़ मेरी वो पॉसिबल हो पाई उस टाइम में, ये चीज़ था। तो फिर मैंने क्या करा, हाँ उसमें मैं क्या कर था कि मैंने जब FR और AFM का पेपर दे के आया ना, उससे पहले तक मेरे दोस्त डेली मतलब जैसे मेरे दोस्त जो हैं CA बैकग्राउंड से नहीं है, तो मगर वो पूछते थे कि भाई कि ये कैसा रहा पेपर। उनको मतलब मेरे से ज़्यादा वो लोग एक्साइटेड थे कि यार वो दिन देखना है जिस दिन, क्योंकि उन लोगों ने मेरे से लोएस्ट पॉइंट भी देखे हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी मेंशन करा कि वो लोग हम लोग कैसे बुरे दिन हम लोगों ने कैसे देखा है कि रात पूरे दिन हम लोग बाहर बैठना पड़ता था, कि लाइट नहीं है तो हमें बाहर रुकना पड़ेगा क्योंकि अंदर घर में गर्मी लग रही है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने जब फेस करी हुई ना, तो वो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे मेरे सक्सेस का। तो इसलिए वो पूछते थे कि भाई कि कैसा गया पेपर। तो मैं बताता था कि भाई चांस तो है। जब मैंने FR और AFM का पेपर दे के आ गया, जब 2 पेपर दे दिए और मुझे लग रहा था कि उसमें मेरे 50+ मार्क्स आने वाले हैं, तब मेरे को पूरा वो लगा कि यार विकास दिस इज़ द चांस। वो होता है ना जैसे कि एवेंजर्स मूवी में देखा होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है 1 in 1 million, 14 मिलियन चांसेस में सिर्फ एक होता है। तो ये मेरे लिए वो एक चांस था कि भाई कि यही चांस है भाई जो तू कर सकता है। 3 दिन अगर तूने कर दिया तो उस पार, अदरवाइज इस पार। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। ऑडिट में मैं लकीली मैंने मतलब 3 दिन में मतलब मैं कर पाया जो चीज़ को कवर, उसमें से वो चीज़ें आ गई, ऑडिट पास हो गया। बाकी DT IDT का जैसे मैंने बताया कि मैंने 15 दिन पहले ही ख़त्म हुई थी मेरी क्लासेस में, रिवाइज तो करा नहीं था, मगर मैंने उसको इस तरह से करा था कि मैं वो आखिरी बार ही पढ़ रहा हूँ। तो उसको मैं क्लासेस के साथ में ही पूरा एकदम फिनिश अप करते गया। तो मेरी DT IDT में मेरे को तो प्रॉब्लम आई नहीं, और IIT में 3 दिन का गैप मिल गया। हाँ, किस्मत की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 6 दिन में मैं 3 बार किस्मत की बात कर चुका हूँ। तो सोचो कि ऑडिट में मेरा 3 दिन का टाइम मिल गया। DT में मेरी मतलब पूरी DT का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, और मेरा वो सब कुछ कवर हो नहीं पाया था। तो किस्मत इतनी अच्छी कि मैं आते टाइम बस में, मेरे को पता था चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक चैप्टर होता है, वो कवर हो सकता है। तो जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहा था, रास्ते में मैंने सिर्फ एक चैप्टर का रिवीजन करी थी, चैरिटेबल ट्रस्ट, और उससे 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो तुम वो चीज़ समझ सकते हो यार कि किस्मत ने कितना साथ दिया होगा कि उस टाइम की वो चीज़ DT में आ पाया। अदरवाइज़ मेरे DT में 45 मार्क्स हैं, तो DT में अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो चीज़ें कहीं और भी जा सकती थी। तो वही है कि किस्मत थी मेरी। तो DT में मैं वैसे पास हो पाया। बाकी IDT का तो मेरे साथ ये था, 3 दिन का गैप था। तो 3 दिन में मैंने, जो लोग यूजुअली छोड़ के जाते हैं थ्योरी, मैंने वो चीज़ थ्योरी पढ़ ली थी मोस्टली 3 दिन के, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिला था तो मैंने थ्योरी को ज़्यादा कवर कर लिया था। तो DT तो मेरे को बहुत कंफर्टेबली मैंने कर पाया कि मतलब मैं मोस्टली मतलब IDT मैंने पूरा कवर कर लिया था उसका सिलेबस। और फिर रही बात IBS की, तो उसमें भी मेरे दोस्तों को बहुत काम था, बहुत अच्छा मतलब हेल्प थी कि ऑल्दो वो लोग CA बैकग्राउंड से नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि कौन सी बुक थी कौन सी नहीं थी। उनको मैंने भेजा, वो मैं यहाँ पर अपने घर पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मेरे दोस्त गए थे लक्ष्मी नगर वहाँ पर प्रिंट आउट निकलवा के लाने के लिए कि ये बुक्स की प्रिंट आउट। मैंने बस उनको ये चीज़ इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि भाई तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। जो कि मेरी रिएक्शन वीडियो में भी है कि वो लोगों को दिखाया था ना, 3 लोगों ने बुक लेके आए थे मेरे लिए। तो वो लोग उससे मेरे लिए प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, और मैं घर पे IBS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ से क्या चीज़ कवर करनी है, किस चीज़ को कहाँ से देखना है कि अगर क्वेश्चन कहाँ से आता है, उसी की प्रिपरेशन मैं IBS के लिए कर रहा था। और फिर जब मैं लास्ट पेपर दे के आया IBS, तब मैंने एक ही चीज़ बोली अपने दोस्त को, भाई चांस तो है। तो वो चांस लकीली अच्छा रहा, किस्मत रहा कि 11 जुलाई को वो चीज़ मेरे फेवर में करी। बाकी उन लोगों को था कि भाई जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, साथ में खड़े हैं, मगर उन लोगों को ये था कि रिएक्शन तेरे रिकॉर्ड करना है। मैं चाहता हूँ कि अगर वो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है तो उस चीज़ को एटलीस्ट कभी भी देख सके। तो इसलिए उन लोग सारे कैमरा सेटअप जो भी चीज़ें थी सब कुछ उन्होंने करा था। तो किसी तरह मैं और वो चीज़ रिकॉर्ड हो पाई लकीली की किस्मत। उस चीज़ के चांस भी बहुत कम थे कि क्या होता है, मगर जो रिएक्शन था, बाकी सारे रॉ इमोशंस आप लोगों ने देखे, आप लोगों ने बहुत उस चीज़ को प्यार किया। बाकी ये थी मेरी स्टोरी, CA जर्नी शुरुआत से लेकर अंत तक।
मैंने कोशिश करी है सब चीज़ को समराइज़ करने की, फिर भी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ रह गया बताने को। मैं कहूँगा कि आगे तो आप कनेक्टेड रहेंगे ही। अब जैसे यूट्यूब चैनल मैंने खोल दिया है तो अब धीरे धीरे अपने बारे में बताते रहेंगे। बाकी कोई भी आपको मेरे से रिलेटेड भी कुछ भी क्वेश्चन रह गए हो जो आपको लगता है कि पूछना चाहिए, तो वो आप इस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी मैं इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है यहाँ पे आ जाएगा, आपको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके आप मेरे इंस्टाग्राम से बात कर सकते हैं। बाकी हर वीडियो में मैं कमेंट्स तो सारे पढ़ता ही हूँ, मैंने वो रिएक्शन वीडियो के भी सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करें। आप अपने जो भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहते हैं उसको उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं। और थैंक यू सो मच एक बार और उस वीडियो पे इतना प्यार दिखाने के लिए। थैंक यू। ये फोन पे ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है बेटा।